सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी हैसियत खत्म हो चुकी है। अब मुल्क भर में पीटीआई के अरकान आज़ाद या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शुमार होंगे, जिसकी वजह से केपी असम्बली का नंबर गेम बड़ी तेजी से तब्दील होने का इम्कान पैदा हो गया है। 25 मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिलने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 53 हो गई है। 145 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 73 अराकीन की ज़रूरत होती है। इस तरह अपोजिशन इत्तेहाद को सिर्फ 20 मजीद अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 92 है, जिनमें से 58 ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि 35 अराकीन ने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है, जिसकी वजह से उन पर फ्लोर क्रॉसिंग के कानून का इतलाक नहीं होता। यही वजह है कि इन आज़ाद अरकान की हिमायत हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए इंतहाई अहम हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली होनी जा रही है। दूसरी तरफ पीटीआई कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। अदालती फैसलों के बाद इन ग्रुप्स पर लटकती कानूनी तलवार हट गई है और अब ये अपनी मर्जी से किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। क्या अली अमीन की हुकूमत ख़त्म होगी या वफाक के मज़ीद करीब हो जाएंगे। दूसरी तरफ अदालती फैसलों के बाद पीटीआई के साहिवाल से मुंतखब एमएनए ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है, जबकि मज़ीद कई अरकान के बारे में क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। क्या अंदरूनी इंतशार की शिकार पीटीआई इस तरह फैटल ब्लो बर्दाश्त कर सकेगी, जबकि मुख्तलिफ केसेस में पीटीआई की रिहाई का इम्कान भी नज़र नहीं आता। इन हालात में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये जो आईनी बेंच के फैसले के बाद पीटीआई अब कहाँ खड़ी है? कुछ चीज़ें अब राइटिंग ऑन द वॉल हैं, क्या असेसमेंट है आपकी? पहली बात तो ये है कि पीटीआई पहले भी कहाँ पे खड़ी थी। तो पीटीआई की मेरा नहीं ख्याल के पॉलिटिक्स के ऊपर को बड़ा इसका फर्क पड़ा है। द प्रॉब्लम बेसिकली जो है मेरे ख्याल में इसलिए गैर ज़रूरी एक फैसला है कि इसने पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट की कोई छोटी मोटी अगर कोई हैसियत थी पहले तो वो भी अब ख़त्म कर दी है। इस फैसले के नतीजे में जो एक आई थिंक के जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक मॉरल कवर होता है जुडिशरी को, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 26th अमेंडमेंट के बाद जो खदशे जाहिर किए जा रहे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए। लेकिन 26वीं तरमीम तो आपने इसके बगैर भी करवा ली थी, आप 27वीं भी इसके बगैर करवा सकते थे। तो एक बहुत ही गैर ज़रूरी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको बड़ा धचका पहुंचा है इससे, और बड़ा वक्त लगेगा इसको बहाल होने में। पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है वो तो शेम्बल्स में है, पहले ही शेम्बल्स में थी, अब भी शेम्बल्स में है, क्योंकि पीटीआई का जब तक ये अपनी पॉलिसी अमेंड नहीं करती, जब तक वो इस पे नहीं आते कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ और हुक्मरान पार्टीज के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ मिलके उन्होंने कोई रूल ऑफ द गेम क्रिएट करने हैं, और उसके लिए इमरान खान वो लीडरशिप नहीं लाते जो ये कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल पीटीआई का पहले से कोई मुख्तलिफ हाल होगा। अच्छा, इस पर मैंने ज़रा डिटेल बात करनी है। आपने जो कमेंट किया है इस इशू के ऊपर, ज़रा और डिटेल से डिस्कशन करनी है, लेकिन पहले मैं एक सवाल और कर लूँ, फिर उसके बाद आते हैं इस पर कि पीटीआई इस नहज तक कैसे पहुंची है। अब ये जो साहिवाल वाली डेवलपमेंट हुई है, वहाँ से एक रुकन जो है नून लीग में शामिल हो गए हैं। अब इत्तलात ये हैं कि मज़ीद लोग भी हैं। तो ठीक है कि पीटीआई की पब्लिक में जो एक पोजीशन है वो अपनी जगह नैरेटिव की लड़ाई लड़ने वाली बात अपनी, लेकिन पावर पॉलिटिक्स से तो फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई फारिग होती जा रही है। अगर मज़ीद लोग पंजाब से टूटते हैं, रिजर्व सीट्स के बाद जो कुछ होना है, तो फिर अगेन मैं यही पूछूंगा, फिर पीटीआई कहाँ खड़ी है? देखिए, पीटीआई की पॉलिटिक्स पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स है नहीं, अभी पावर पॉलिटिक्स में पीटीआई है नहीं। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नॉर्मल भी नहीं है।
पार्लियामेंट की अपनी हैसियत औकात क्या है इस वक्त, ये भी आपके सामने ही है। वजीर आजम साहब की इस वक्त अथॉरिटी क्या है, आपके सामने ही है। आ, ये देखिए, ये तो एक बड़ी आई थिंक के सादा बात होगी कि आप कहें कि नहीं पार्लियामेंट में मेंबरान साथ रह जाएंगे। वो सारे मेंबरान अगर मिलके 2 साल में, 2 सवा 2 साल में इमरान खान को बाहर नहीं ला सके, केपी की हुकूमत बना ली, वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सके, तो ये बोए वक़्त है। पीटीआई की पॉलिटिक्स में मौजूदा पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है। जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये चेंज किए गए, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़रूर है कि ऐसे मुकदमात को अपनी जो है वो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पीटीआई ने अच्छे तरीके से नहीं किया। आप आदिल खुद थे जब पनामा का केस चल रहा था, और आप भी उन लोगों में थे जो कि बड़े उसको बाकायदगी से कवर करते थे। आप देखें ना, एक हेल ऑफ अ डिफरेंस था पीटीआई की उस वक्त की जो मीडिया मैनेजमेंट है, उस वक्त की जो लीगल मैनेजमेंट है उसमें, और इस केस में और इस मुकदमे में कुछ इस तरह से। मसलन सलमान अकरम राजा साहब, हामिद खान के अपने जूनियर भी उनके साथ अदालत में नहीं गए कभी। चाहे जाएगा कि वो बार के लीडर्स, वो वकला के अंदर पीटीआई की जो सपोर्ट, उनकी पार्लियामेंट्री मेंबरान, वो इस केस में दिलचस्पी लेते नजर आता, और इस केस को एक बड़ा टेस्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता। बाद में काफी उनको नुकसान हुआ सब्सटेंटिव सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन पीटीआई की कोई मेहनत नहीं है इसमें, ना कोई स्ट्रेटजी है, और यही अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी हर जो पॉलिसी है उसमें नजर आता है। बट एज फार एज पावर पॉलिटिक्स इज कंसर्न, आई डोंट थिंक सो इमरान खान कोई पावर पॉलिटिक्स करना भी चाहते हैं, या मौजूदा पार्लियामेंट की या मेंबरान की होने ना होने से उनको कोई फर्क पड़ता है। अब सिर्फ देखना ये है मेरे नज़र में कि कब पीटीआई ऐवान से जो है वो रिजाइन करती है, और कब वो मुकम्मल तौर पे ऐवान जो है वो छोड़ देगी। अगर जेयूआई से उनका अलायंस होता और पूरी अपोजिशन रिजाइन कर देती, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन अब भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई ज्यादा अरसा ऐवानों में रही। तो वुड दैट बी अ वाइज डिसीजन और स्टूपिडिटी? That will be the only decision they have to make. कोई रास्ते ही नहीं है। अदरवाइज तो आप देखिए ना कि लोग जो 9 मई के जो मुकदमात में जिस तरह से MNAs जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इस्लामाबाद की कोर्ट ने जिस तरह से MNA को डिस्क्वालीफाई किया, पीटीआई का इसमें कोई ये नहीं है, वो तो नहीं जाना चाहते, बट उनको बिल्कुल जब आप दीवार से लगा देंगे, और हुकूमत पावर का प्रॉब्लम होता है, जो एब्सोल्यूट पावर है उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैंने रुकना कहाँ है। सो जो एब्सोल्यूट पावर पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, उसके नतीजे में ये सियासी बहरान और बढ़ेगा, और पीटीआई को ऐवानों से बिल आखिर बाहर जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप, लीगल टीम और इमरान खान? नहीं, देखे ना, रिस्पॉन्सिबल तो जाहिर है जो हमारे जो हुक्मरान है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है उनकी थी ना, जिन्होंने कोई माहौल ही नहीं छोड़ा कि जहाँ पे कोई आइन की बात हो सकती, कानून की बात हो सकती। मैं मालूम चाहता हूँ, लेकिन आपके दौर में भी तो यही हो रहा था ना कि ऑपोजिशन को पूरे तरीके से रगड़ने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हो गया होगा, इससे पहले आप इस पर कमेंट करें, लेकिन मैं सवाल ये है कि जो पावर पॉलिटिक्स की बात मैंने सवाल उठाया था, और आपने भी कहा कि एब्सोल्यूट पावर का डैमेज क्या होता है। सो पावर आने के बाद तो रियलाइजेशन बहुत मुश्किल होती है कि ये रियलाइज़ कर सकें आप कि कितना आगे चले गए और कितना गलत चले गए। सो वहाँ पर आपके दौर में भी यही गलती हो रही थी कि ऑपोजिशन को सिरे से ख़त्म कर दो, सफ़े हस्ती से मिटा दो, अंदर जेलों में डाल दो, ये सब कुछ कर दो। सो अब तो चीज़ें वहाँ पहुँच गई हैं, हुक्मरान अपना पूरा जोर लगाएंगे आपको दबाने के लिए, आपकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। इट हैपन्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मेरा पॉइंट ये कि पार्टी से विद इन पार्टी कहाँ गलती हुई है, लीगल टीम जो बाहर लीडरशिप है, या इमरान खान, किसने इस पार्टी को इस नहज पे पहुँचाया? और फेयर कॉमेंट कीजिएगा। आपका एनालिसिस जो है वो ना सिर्फ गलत है, बल्कि ये तो बिल्कुल एक बायस, और मेरे ख्याल में PMLN भी इस तरह से बात नहीं करती जिस तरह से आपने बात कर दी है। मसलन यानी पीटीआई का जो दौर था, उसके दौर में कितनी जो MNAs हैं उनकी बीवियों को उठाया गया था, कितनी की बेटियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए थे, कितने 6 लोग जो हैं वो कैद के दौरान जो है वो हलाक हो गए थे, कितने दफा जो है वो, क्या 34,000 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे, क्या 64,000 लोगों के ऊपर मुकदमे बने थे, क्या जिस तरीके से जो काडर है पीटीआई का, जिस तरीके से उसको खत्म किया गया, क्या पीटीआई के दौर में अब मैं जरा अर्ज करूं, आप जिस तरह पीटीआई डिफेंड कर रहे हैं, इस तरह तो पीटीआई भी डिफेंड नहीं कर पा रही ना अपने आप को। हुजूर ना 9 मई हुआ था,
अब जरा सुन तो लेना, गुजारिश सुन लें ना। 9 मई हुआ हुआ था, पार्लियामान के अंदर आप लोगों ने कमरे बंद करके एजेंसी गलत सुन लो, तुसी भी हौला करो ना, पीटीआई भी हो नहीं कर सकती जरा तुसी कर रहे हो आजकल। मैं ये कह रहा हूं हुजूर, आपने पार्लियामान बंद की, आपने जबरदस्ती वोटिंग्स करवाई मेंबरान से, आपने पार्लियामेंट लॉजेस बंद करके लोगों को फेंटे लगवाए, आपने जो है वो लोगों की वफादारियां तब्दील कराने के लिए एजेंसियों को इस्तेमाल किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हुजूर इमरान खान खुद फरमा चुके हैं कि मैं एजेंसियों से सारे काम कराता था, मैं तो कोई बिल पास नहीं करा पाता था। सो अगले ने नंबर बढ़ा देता तो आपका 5,000 था, उन्होंने 50,000 कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ताकत में ये सब करने की कोशिश करते हैं, जिसका जितना जोर चलता है वो चलाता है, खुद अंदर कहां गलती हुई है। जी गो अहेड। अच्छा देखिए, पहले तो आप मोनोलॉग नहीं ना कर रहे, आपको जब आप बात करते हैं फिर आपको सवाल जवाब जो है वो सुनना पड़ता है। सो पहली बात तो यह है कि जो 64,000 आदमी गिरफ्तार हुआ, कोई पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ही नहीं है इससे पहले जिस किस्म के वाकयात पिछले 2022 से पाकिस्तान में हुए हैं, उस तरह का तो कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। जिन 2-3 चीज़ों के आपने हवाले किए हैं वो बिल्कुल ही गलत है। मिसाल के तौर के ऊपर जो लॉजेस हैं उनको बंद करके किसी को एमएनए को थप्पड़ नहीं पड़े, किसी एमएनए को गिरफ्तार नहीं किया गया। जेयूआई के कुछ लोग जो थे, जो मुसल्ला थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए जरूर ऑपरेशन हुआ था। कभी किसी एमएनए को पकड़ने के लिए पार्लियामेंट लॉज में घुसने का कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तो 10 एमएनए को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से उठा लिया गया। सो कंपैरिजन, और इसी तरह से जो आप कह रहे हैं सियासी जो बिल आप कह रहे हैं, फैटफ के बिलों के ऊपर जब आप जो पाकिस्तान की उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान पूरे का इंटरेस्ट था, और इसके ऊपर जो भी कहा गया या किया गया वो बिल्कुल नेशनल हमारा इंटरेस्ट में था। और आज अगर आप पाकिस्तान फैटफ में नहीं है तो ये हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका उसमें बहुत रोल है, और उसको आई थिंक वी शुड प्रेज इंस्टेड ऑफ उसको क्रिटिसाइज करने के। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ, कभी पाकिस्तान में 1990 का इलेक्शन प्रोबेबली वो वाहिद इलेक्शन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया है, लेकिन उस इलेक्शन में भी ये नहीं हुआ जो कि 9 फरवरी को हुआ, जिसमें के पूरे रिजल्ट ही तब्दील जो है वो हो गए। सो नॉट विद स्टैंडिंग के इस दफा के हालात जो हैं वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हैं। बड़े सर ये मेरा आपका इख्तिलाफ रहता है इसके ऊपर, पार्लियामेंट लॉजेस पे जिन पे बीती है वो ये किससे खुद सुनाते हैं, और ये सबको पता है पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हुआ था, दरवाजे किस तरह बंद किए थे। अब हम इस बहस में ना जाएं क्योंकि ये माजी है ना सर, आप डिफेंड करेंगे क्योंकि आपका बनता है, आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त, जिन्हें लगे हैं बंद करके अंदर जबरदस्ती की गई है वो अपना किस्सा अलग सुनाते हैं। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, चले। अब 9 मई भी नहीं हुआ था ना, किनको लगी नहीं 9 मई भी नहीं हुआ था। अगर 9 मई हुआ है तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। 9 मई भी नहीं हुआ, भी तो हो गया ना, 9 मई के बाद 8 फरवरी भी तो हुआ है ना। ओके अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, जिसमें आपने कहा कि जिम्मेदार कौन है। देखिए जी, 100% मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई का फेलियर है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। पीटीआई का जो मैं तो खान साहब से पिछले महीने 3 दफा मिला और मैंने उनको यही अर्ज किया कि देखिए, हम मिलिटेंट नहीं है, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हम पॉलिटिशियन हैं। हमें आप पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी, हम पॉलिटिक्स करेंगे, हमें पॉलिटिक्स स्पेस नहीं मिलेगी, हम नहीं कर सकेंगे। और फिर ठीक है, हमारी जगह शायद बंदूक वाले ले लें, जैसे बलूचिस्तान में हुआ या केपी में हुआ, लेकिन देखिए वो फिर बंदूक वाले जाने और बंदूक वाले जाने, फिर हम तो नहीं होंगे ना उसमें प्लेयर। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी स्पेस बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जो जगह है वो जो है वो ले सकते हैं। और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक तरफ हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, फिर हम हुकूमती जमातों से लड़ रहे हैं, फिर हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, हमें सारी अपोजिशन जमातों से भी लड़ना है, तो हम उनसे भी लड़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी पॉलिटिक्स को हम मैनेज कैसे करेंगे। आई थिंक पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई अलायंस बनाने में, उससे बुरी तरह नाकाम हुई कोई तहरीक चलाने में, उससे बुरी तरह नाकाम हुई कोई इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो गैदर करने में। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलके उन्होंने ये क्राइसिस खड़ा किया। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक।
इंटरनेशनल सपोर्ट जो जिस पर बहुत होप की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप पर, वो वाली कार तो बहुत तेज़ी से पंक्चर हुई है। ये किसकी एडवाइस होगी या किसने समझाया होगा कि टू मच रिलायंस कर लें आपके, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी और यहाँ रिहाई का डंका बच जाएगा? आपके ख्याल में ज़ाहिर है ऐसा नहीं है कि पार्टीज चाहती नहीं है कि उनकी फॉरेन सपोर्ट आए या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट सपोर्ट करते नहीं हैं, लेकिन इस स्टेज तक किसने पहुँचाया है और इस एक्सपेक्टेशंस की क्या वजूहात? देखिए, एक वजूहात तो ये थी कि जो इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत ज़्यादा उन्होंने आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया, और उन्होंने जो फीडबैक जो गालिबन उन्होंने दिया यहाँ पे उनकी फैमिली को और पार्टी लीडरशिप को, यही था कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये वादा है कि जब वो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। तो आई थिंक एक तो शायद वो लोग, अब मैं नहीं कह सकता कि वो गलत बयानी की उन्होंने अपनी अहमियत बनाने के लिए, या फिर उनको कम्युनिकेशन सही नहीं हुई, तो वी डोंट नो। सेकेंडली ये है कि मेरे ख्याल के अंदर जो आपका डायस्पोरा था, जिस किस्म की सपोर्ट खान साहब की है उसमें और अब भी है, उनकी जो एक ओवरवेलमिंग ख्वाहिश थी उसको इन्होंने शायद एक पॉलिसी समझ लिया, जो कि शायद नहीं था। बट लेट्स सी, मेरा यही ख्याल है कि वो कम्युनिकेशन जो है वो मुनासिब नहीं हो सकी। ठीक है, और वो ज़ाहिर है स्टेट अपने इंटरेस्ट देखती है दूसरी स्टेट के साथ, और उसके ऊपर कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो तो वो उसको या पावर जहाँ हो वो उसको प्रेफर करते हैं। ये टू मच एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जॉय साहब मुझे ये बताएं, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब या कोई और शख्सियत, ठीक है कि ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी फैमिली है, उनकी रिप्लेसमेंट, उनके बेटे, उनके भाई, ये सब होते हैं। पीटीआई की रिप्लेसमेंट क्या कोई सीनियर लीडरशिप हो सकती थी? शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर होते वो हो सकते थे, या अगर उन्हें चांस दिया जाता तो वो किसी हद तक कुछ चीज़ों को कर सकते थे? और जो भी आपने जेल वाला हवाला दिया है इस पर भी, कि आपने कहा कि हम लड़ाई तो कर नहीं सकते ज़ाहिर इदारों के साथ, सियासी स्ट्रगल ही करनी है, तो क्या हो सकती थी या नहीं? इमरान खान के अलावा कोई बंदा नहीं है जो पीटीआई के मैटर्स को ठीक कर सकता? देखिए, जो मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट ने जब काडर ख़त्म किया, हुकूमत ने जब काडर ख़त्म किया पीटीआई का, और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खट्टक, इसके अलावा बाकी सारे लोग जो हैं, जब उनको इमरान इस्माइल, अली जैदी सबको ठुड्डे मुक्के मार के आपने निकाल दिया, उसके बाद देखिए पीटीआई तो रही नहीं, तो उसका जो काडर था वो तो ख़त्म हो गया। अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं। अब तो देखिए कोई इमरान खान इज इररिप्लेसेबल, क्योंकि जो भी लोग जिनकी कुछ स्टैंडिंग हो सकती थी, कुछ भी वो कोई भी लोग जिनका कुछ जो खान साहब से बात भी कर सकते थे, उन सबको ही फारग कर दिया गया। तो अब तो पार्टी में तो खैर पार्टी तो बची नहीं है, अब तो सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई पार्टी है ही नहीं। तो ये माइनस इमरान खान या ये कि उनके बगैर कोई और आ सकता है, नहीं आ सकता, वो तो बातें इररिलेवेंट हो गई। ठीक, सो केपी के अंदर भी वैसे अब ये फील है, क्योंकि आप देखें माजरत के साथ पंजाब में तो पहले ही उस तरह की रेजिस्टेंस नहीं आ रही, कुछ आई उसके बाद एक हद से ज़्यादा नहीं आई, और अब पंजाब में तो पार्टी उस तरीके से रेजिस्ट कर ही नहीं रही। पंजाब वाली लीडरशिप तो गायब है पीटीआई की, कुछ अंदर हैं कुछ गायब है। केपी में भी अब इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही है। जो बात आप कर रहे हैं, ग्रुप ऐसा है जो ये बात कर रहा है कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल सारी ज़िंदगी कर सकते हैं, बट हम मुसलसल कांस्टेंट एक लड़ाई के अंदर नहीं रह सकते, और ना हम उस लेवल की लड़ाई कर सकते हैं जिस लेवल की इमरान खान ये लीडरशिप हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। सो क्या केपी के अंदर भी आपको हालात इस तरह दिख रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है, ग्रुप बन सकते हैं मजीद? अब देखिए, मेरी अपनी राय में अगर मतलब मैं एडवाइस कर रहा हूँ तो मेरी नज़र में तो आइडियल तो ये था कि ये जेयूआई के साथ अलाइंस करते, और या तो अली अमीन गंडापुर अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेते, उनके साथ बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं होता तो इनको चाहिए था कि मुश्तरका वज़ीर आला जेयूआई का और पीटीआई का ले आते। लेकिन अली अमीन जो हैं, मुझे उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि जो मर्ज़ी कोई साजिशें कर ले, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और कोई माइका लाइल जो है वो मुझे अपनी पोजीशन से नहीं हटा सकती, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे। अब बाकी छोटे मोटे धड़े बंदियाँ ये वो रहती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम यही है कि
चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा है उसके पास बड़ा इख्तियार है, बड़ी पावर है। अगर कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि कोई और आए। फिर स्पेशली जो इमरान खान का एक जादू है वो केपी में, बाकी पूरे पाकिस्तान में सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन केपी में तो उससे भी ज्यादा है। बड़ा मुश्किल है लोगों का उनको छोड़ के जाना। हुकूमत जाती देख रहे हैं आप केपी की? नहीं लेकिन अब 35 लोगों का फर्क है। हाँ। कोशिश तो मेरा ख्याल है पूरी होगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। 35 लोग बहुत ज्यादा है उनको। और फिर जब तक इमरान खान का नॉड नहीं होगा, और इमरान खान के नॉड के बगैर हुकूमत की तब्दीली मुमकिन नहीं। बट ये रिजर्व सीट्स वाले डिसीजन के बाद तो बस 20 बंदे चाहिए, जो 35 कोई आज़ाद अरकान है जो गवर्नमेंट में है। उसके तो बाद 35 चाहिए। नहीं, उसके बाद 35 चाहिए। लेकिन देखिए, इमरान खान के बगैर मैं नहीं समझता कि एटलीस्ट अगर इमरान खान न्यूट्रल होंगे तो फिर ही कुछ चेंज आ सकेगी, वरना पीटीआई के लोगों का छोड़ के जाना केपी में बड़ा मुश्किल है। उसी ने जाना है जिसने अपनी नस्लों के लिए भी सियासत खत्म करनी है। सो वो 20 अरकान जो आज़ाद, 35 अरकान है आज़ाद, उसमें आप 20 किसी को जाता नहीं देख रहे अंटिल अनलेस के गो हेड हो पार्टी। देखो ना, जो पीछे चले गए राजा रियाज वगैरह या जो एमपी दरमियान में चले गए, अब आपको उनके नाम भी नहीं याद, जो रोज चीजों पे बैठते थे, बात करते थे इधर उधर। और कई लोगों की तो देखो ना, नस्लों की सियासत थी, वो अब घर से निकलने जोगे नहीं रह गए। ये प्रॉब्लम है। सो इसलिए केपी में आप देखते हैं कि कोई नहीं छोड़ेगा। जेयूआई का तो आप बता चुके हैं कि जेयूआई को साथ रखते या कोई मुश्तरका उम्मीदवार होता या वो होता, लेकिन जेयूआई के साथ जो ताल्लुकात नहीं वहाँ बन पा रहे, उसके बावजूद भी आपको ख़तरा नहीं दिखता सूबे में? मेरा ख्याल है पर्सनली कि जेयूआई जो स्पेशली कल मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है, उसके बाद उनका हुकूमत, और पहले भी मेरी मौलाना से चूँकि बड़ी मुलाकातें हैं और बड़े मेरा उनसे बहुत करीबी ताल्लुक भी है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे मेरी बड़ी तफसीली बातें हुई हैं। वो हुकूमत में नहीं जाना चाहते, और अगर वो हुकूमत में नहीं जाना चाहते तो वो दो अपोजिशन तो नहीं कर सकते ना। तो वो एक ही अपोजिशन करना चाहते हैं। पीटीआई लीडरशिप ने बहुत अनफॉर्चुनेटली गंदा प्ले किया है मौलाना के साथ। अगर ये थोड़ी सी भी अकल से काम लेते तो पीटीआई और जेयूआई का, जीडीए का, जमात इस्लामी का, खाकान अब्बासी साहब वगैरह, ये सब इकट्ठे हो जाते, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ होनी थी आज। ठीक, अब ज़रा ये जो DGISPR ने मुज़ाकरात के हवाले से तरदीद किया, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई का फ़िलहाल कोई ये कहना चाहिए कि रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कहते हैं सियासतदानों से ही बातें करें, अपना मसला खुद ही हल करेंगे। फ़िलहाल कोई बैकडोर डिप्लोमेसी और डायलॉग कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब? आदम देखो, नेचुरल ये ना, बीबीसी पे क्या आप DGISPR से ये तो एक्सपेक्ट नहीं ना करना चाहिए कि वो कहेंगे जी हाँ हम ही चला रहे हैं और हमारा ही रोल है। जाहिर है उन्होंने जो बयान, एक कोई कॉमन सेंस की बात थी उन्होंने की है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि मेरा ख्याल उनकी सजेशन भी ठीक है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपको हुकूमती जमातों को इंक्लूसिव जो है वो बातचीत करनी पड़ेगी। मेरा खान साहब से बसद एहतराम, इसके ऊपर भी मैं उनकी जो बार बार बयान है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। मेरी नज़र में हमें अपना एजेंडा देना चाहिए, और इस एजेंडे पे जो भी हमसे बात करना चाहता है वो आके करे, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बाकी लोग हैं। हमें क्या जरूरत है इसको एक्सक्लूड करने की कि हम इनसे करेंगे इनसे नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बात करनी चाहिए, बट पॉलिटिकल वो राना सनाउल्लाह साहब उस दिन कह रहे थे कि हमने इनको कहा रिटर्न में अपनी डिमांड्स दें हमें, तो ये उसके बाद चले गए, दोबारा आए नहीं इन्होंने। फिर इसके बाद मेरी राना साहब से बड़ी बात हुई थी डिटेल। मैंने राना साहब से उस वक्त ही कह दिया था कि आपने बड़ा गलत किया जो पीटीआई और हुकूमत डायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई। देखिए, आपके दरमियान फासले हैं बहुत ज्यादा, जब तक एक बफर बीच में नहीं आता वो आप बातचीत कर नहीं सकते। और मेरी नज़र में ये जो जमात इस्लामी थी या मौलाना फजलुर रहमान है या ये बाकी लोग हैं, दे क्रिएट अ वेरी गुड बफर फॉर दीज टॉक्स। इसीलिए मैं समझता हूँ अलायंस होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत में बैठ सकें। जब ये लोग बैठेंगे, इधर आपके फजलुर रहमान साहब होंगे, खाकान अब्बासी साहब होंगे, आपके हाफिज नईम साहब होंगे, पीर पगाड़ा होंगे, सफदर अब्बासी साहब होंगे, ये और पीटीआई के लोग होंगे, तो माहौल मुख्तलिफ होगा हुकूमत के लिए। फिर बात उनको ख़त्म करना या टालना आसान नहीं होगा। वो जैसे 26वीं तरमीम पे वाया मौलाना साहब जो है वो डायलॉग तो चलता रहा ना, चीज़ें शिकवार डिस्कस होती रही। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही तरीका था, और एंड में अपनी एग्जिट भी ले लिया।
एग्जिट भी ले लिया, लेकिन उसमें वो भी ये कामयाबी नहीं ना ली, एंड अच्छा नहीं किया उसका। वरना अगर वो मौलाना के साथ मिल जाते, साथ जीडीए आ जाती, चीज़ें आ जाती, तो रिजल्ट इससे बेहतर हो जाता। यानी कुछ क्लॉजेस चेंज हो जाती हैं, आप कह रहे हैं, अगर ये साथ रहते तो। बिल्कुल 100% चेंज हो जाता। राइट। सो ये जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्या इससे अपेरेंटली ये लग रहा है कि 2029 तक हुकूमत को अब कोई खतरा नहीं? पाकिस्तान में खतरा हुकूमत जो होती है ना, जहाँ की जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी ना हो, उसको रोज ही खतरा होता है। देखिए, ये एक इवेंट के ऊपर बात होती है। जब लेजिटिमेसी ना हो, जब आपका आना कंट्रोवर्शियल हो, जब आम आदमी ये समझता हो कि आपका हक नहीं था और आप जबरदस्ती करके बैठे हुए हैं, तो वो हुकूमत कभी मजबूत नहीं होती। जब पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान का बहुत गहरा है, और अगर आप ये समझें कि एक आध वाक्य से या एक आध मुलाकात से पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा, ये नहीं होना। ये इसके लिए डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में तो अब इस वक्त बड़ी अच्छी सिचुएशन ये है कि जो हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है, ताकत में है। असल में तो ये बड़ा अच्छा टाइम था बातचीत करने। ठीक। सो ये अब 27वीं तरमीम से मुताल्लिक कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि अब 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद 27वीं तरमीम आएगी और उसमें बहुत कुछ है जो चीज़ें तब्दील कर देगा एकदम। तो क्या आपको नहीं लगता, बगैर उसकी मैं अभी डिटेल्स में जाए बगैर, क्या आपको नहीं लगता कि ये फिर रिहाई वाला मामला, पार्टी के लिए स्पेस, या आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और श्रिंक हो जाएंगी जिस तरफ हुकूमत जा रही? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप आईनी तरमीम को, पाकिस्तान के आइन की इब्तिदा होती है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और जो उसको इस्तेमाल करेंगे वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान करेंगे। जब ये लाइन ही आपने कालदम कर दी है तो आइन नहीं है। सो आइन की अमेंडमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, कर दे, उसकी क्या अहमियत है? कोई इसकी अहमियत नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि आपकी जो इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर फिलहाल आई वुड से कि जो एक कोरियन का एक इस वक्त जो रोल है डंडे का, उसको वो क्या आप लंबा चला सकते हैं? जितने लंबा चला सकते हैं उतना मुल्क कमज़ोर होगा। जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए, उतना मुल्क के लिए भी अच्छा है, इदारों के लिए भी अच्छा है, हुकूमत के लिए भी अच्छा। सर, लेकिन ये जो अलीमा खान साहब बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है केपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो अब उनको भी फील हो रहा है कि माइनस हो रहे हैं वो लोग। अब सवाल ये है कि इमरान खान जो है वो जिस दिन बात कर देंगे, तो क्या पीटीआई का जो वर्कर है, कारकुन है, वो इमरान खान की सुनेगा या वो अली मीन की या किसी और की सुनेगा? आज भी अली मीन तो फिर खड़ा होकर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इमरान खान का लीडर है, मुझे आज कहेगा मैं फारिग हो जाऊंगा। सो माइनस तो इमरान खान करना, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया, इसलिए मुमकिन नहीं है कि दरमियान में इमरान खान और लोगों के दरमियान में कोई कार्डर ही नहीं है। कार्डर होता तो कोई बात होती ना, अब तो कार्डर ही नहीं है। इट्स नाउ इमरान खान एंड पीपल। सो ये एक मुलाकात भी हुई है कल, आपने देखा होगा। वैसे आपसे रेलेवेंट तो नहीं है वो बात, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री आप करते रहे और लिखते भी रहे, कॉलम्स, आर्टिकल्स भी। ये चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब मिले हैं। वो इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं, बट चूंकि कंफर्म नहीं है तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मसलन बट एक चीज़ तय है, मैं आपको बता सकता हूँ कि चौधरी निसार साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि वो नून लीग में शामिल नहीं होंगे। ये कंफर्म। तो इन्होंने दावत दी है जाके उनको? और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन वो भी कंफर्म मुझे नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या शहबाज साहब ने दावत दी है उनको कि ज्वाइन कर ले दोबारा? शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि आप तो हमें भूल ही गए हैं, आपका जो है पार्टी है, आप वापस आए करें। वो उन्होंने कहा है कि अब इतना माहौल नहीं। बट बड़े मियाँ साहब और मरियम बीबी के तो ताल्लुकात चौधरी साहब के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो आपके ख्याल में कुछ मुशावरत कर गए होंगे या सियासी बसीरत के तौर पर पूछे? बट शहबाज शरीफ साहब के हमेशा उनसे करीबी ताल्लुकात रहे। तो शहनवाज शरीफ या मरियम बीबी अगर नहीं भी मिली तो शहबाज शरीफ साहब के राब्ते तो उनसे मुसलसल रहे। बट हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म मिलने की सिग्निफिकेंस है, मतलब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके छुप के नहीं मिले। हाँ, अब देखते हैं, अगर उसकी कुछ बातें सामने आती हैं तो फिर पता चले। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, पार्टी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही, और आगे जिस तरह हुकूमत मजबूत हो रही है वो अपने लिए
नए नए इकदाम कर रही है, आगे लेजिस्लेशंस की बातें हो रही हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ख़ुद केपी के अंदर भी ये बातें हो रही हैं अब कि इस मसले को किस हद तक हम ड्रैग करेंगे या आगे लेके जाएंगे। पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो निकालना होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केपी से मुताल्लिक़ और अहम मसला डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्वात का सानिया सिर्फ एक टूरिस्ट फैमिली के साथ पेश आने वाला हादसा नहीं है। ये ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और सूबाई हुकूमत की बेहिसी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अगर हम इस वाक़े का जायज़ा लें तो कई संगीन कोताहियाँ हमारे सामने आती हैं जो ना कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि हमारे पूरे इमरजेंसी रिस्पॉन्स निज़ाम की हकीकत को बयान करती हैं। दरिया में पानी अचानक नहीं आता, ख़ास तौर पर जब महकमा मौसमियात पहले से वार्निंग दे चुकी हो। सवाल यह है कि अगर बारिश की पेशगोई है और दरिया के बहाव में इजाफे का इम्कान है तो वहाँ मौजूद सयाहों को क्यों नहीं रोका गया। ये महज एक इंसानी गलती नहीं बल्कि सिस्टम की इज्तिमाई नाकामी है। 27 जून की सुबह 9:30 बजे सियालकोट का एक ख़ानदान दरियाए स्वात के किनारे नाश्ता करने और तस्वीर लेने आया। चंद मिनट बाद अचानक पानी बढ़ गया और वो छोटे छोटे पत्थरों से बने टीले में फंस गया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि वो दरिया के बीचों बीच मदद को पुकारते रहे। 9:49 पर रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी गई, लेकिन ऑपरेटर ने मेडिकल इमरजेंसी समझकर एम्बुलेंस भेज दी, जिसे वापस कर दिया गया और डिजास्टर मोड ऑन हुआ। बोट्स मौके पर पहुंचाई गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीले पर फंसे खानदान के पैरों के नीचे मौजूद ज़मीन के छोटे टुकड़ों को दरिया बहा कर ले गया। किनारे पर खड़े लोग इन मनाजिर को कैमरे में महफूज करते रहे और फंसे हुए खानदान का एक एक फर्द सैलाब की नज़र हो गया। चंद लम्हात में तमाम अफराद डूब गए। ना कोई हेलीकॉप्टर मदद को पहुंचा और ना कोई दूसरा रेस्क्यू तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। ये सब एक मजाक लगता है, मगर अफसोसनाक हद तक हकीकत है। क्यों? क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट का 95% काम तैयारी और सिर्फ 5% रिस्पॉन्स पर मुश्तमिल होता है। स्वात में एंड ऑफ द डे ना तैयारी थी और ना ही रिस्पॉन्स। ज़िला स्वात में 3 मेट स्टेशन हैं और ये सब उन मकामात पर हैं जहाँ से ये रेला गुजरता है, मगर कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कोहिस्तान, कागान, स्वात और चित्राल में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। सवाल ये है कि जब पहली गफलत सामने आ गई थी तो फिर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया। इस हवाले से पहले कहा गया कि मौसम ठीक नहीं था। आज केपी हुकूमत ने दूसरी वजह बयान की है। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर साइज़ में बड़ा है, दरिया में नहीं ले जा सकते थे। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि हेलीकॉप्टर मौके पर ले जाते तो हवा के दबाव से लोगों को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन सवाल यह है कि हेलीकॉप्टर ना भेजकर कौन सा फ़ायदा उठाया गया। क्या इमरजेंसी टीमें सिर्फ धूप के दिनों के लिए बनाई गई हैं? अब सूबाई हुकूमत की जानिब से कुछ मकामी एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, मगर सूबे की सतह पर रेस्क्यू के ज़िम्मेदार बदकिस्मती से हर कुदरती आफत के बाद हम यही मंजर देखते हैं। हम बात होती हैं, रेस्क्यू की नाकामियां सामने आती हैं, जिसके बाद कुछ मुअत्तलियां, कुछ तहकीकाती कमेटियां और फिर एक लंबी खामोशी, और उस वक्त तक खामोशी जब तक कोई और वाक़या पेश नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।